नमस्कार, साजिश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। लगातार रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है। ऐसे में पुतिन अपने दुश्मन को चौंकाने में यकीन रखते हैं और कीव के अंदर अब उन्होंने कुछ ऐसा ही कर दिया है। G7 की बैठक के ठीक पहले कीव में कैसे पुतिन ने हाहाकार मचा रखी है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कीव में फिर हाहाकार। बीस दिन बाद कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल। जंग के 4 महीने बाद फिर शुरू हुआ मिशन कीव। आखिर क्यों अचानक पुतिन ने दोबारा कीव पर अटैक लॉन्च कर दिया है? हम आपको बताएंगे कि पुतिन कीव का अधूरा ख्वाब क्यों पूरा करना चाहते हैं। आखिर पुतिन ने G7 की समिट शुरू होने के वक्त ही क्यों कीव को अपना निशाना बनाया है? पुतिन अपने दुश्मनों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कीव पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की कैसे तड़प उठे हैं और ज़ेलेंस्की ने किन कारणों से हाइमार्स हॉस्पिटल रॉकेट लॉन्चर्स के फुटेज रिलीज करवाए हैं? खबर यह भी है कि पुतिन अपने कमांडर से बेहद नाराज हैं। क्या वजह है कि पुतिन ने अपने जनरल अलेक्जेंडर दार्निकोव को डिसमिस कर दिया है? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन और रूस की जंग से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की, कीव पर हुए हमले की। रविवार की सुबह रूस के मिसाइल हमलों से कीव दहल उठा। पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर 2 इमारतों पर भयंकर हमला किया। पुतिन ने 45 मिसाइल हमले करके कीव की इमारतों को आग की लपटों में झुलसा दिया। पुतिन ने 14 मिसाइल हमले करके कीव की इमारतों को आग की लपटों में झुलसा दिया। 5 जून के बाद पुतिन ने कीव को टारगेट नहीं किया था, लेकिन 20 दिन के बाद पुतिन ने अपनी मिसाइलों का रुख कीव की तरफ मोड़ दिया। हमले के बाद यूक्रेन ने एक बार फिर कीव में राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। हमले का शिकार हुए इमारतों के अंदर राहत और बचाव की टीम दौरे कर रही है। यह हमला इतना भयंकर था कि इमारत के मलबे से आसपास मौजूद कारें ढक गई। कीव के अंदर हमले के बाद मलबे में दबे हुए लोगों को निकाला गया। कीव के लोग एक बार फिर सहम गए हैं। शहर में हमले के अलर्ट वाले सायरन बजने शुरू हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अचानक कीव को टारगेट करने के पीछे पुतिन का मिशन क्या है? दरअसल 24 फरवरी को जब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन की शुरुआत की थी, उस वक्त ही पुतिन का सीधा टारगेट कीव ही था। कीव के अंदर घुसने के लिए पुतिन ने अपनी टैंक आर्मी को पूरी ताकत दे दी थी, लेकिन कीव के बाहर ही यूक्रेन ने पुतिन की आर्मी को रोक दिया, क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों ने कीव के अंदर आने वाले सैकड़ों पुल तोड़ डाले और फिर रूस को पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद पीछे लौट रही रूस की आर्मी पर भी ज़ेलेंस्की की आर्मी ने छापामार हमले किए, जिसमें रूस की आर्मी को और ज्यादा नुकसान हो गया। इस नुकसान के बाद पुतिन ने अपना फोकस कीव नहीं बल्कि डॉनबास के रीजन पर किया। लेकिन अब एक बार फिर पुतिन ने कीव पर ही एक ही दिन में 45 मिसाइल अटैक कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के इन हमलों के बाद ज़ेलेंस्की ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यूक्रेन रूस की मिसाइलों के दबाव में नहीं आने वाला है। Ще не просто руйнація нашої інфраструктури, це також і дуже цинічний, прорахований тиск на емоції наших людей. Але це не нас, а ми дотиснемо. Жодні російські ракети, жодні удари не здатні зламати дух українців, і кожна їхня ракета – це аргумент у наших переговорах з партнерами.
5 जून के बाद कीव पर कोई हमला न करने वाले पुतिन ने अचानक क्यों कीव पर अपनी आंखें टेढ़ी कर ली, वजह इन तस्वीरों में छुपी है। जर्मनी के म्यूनिख में G7 की बैठक चल रही है। G7 की बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। बाइडेन का स्वागत भी म्यूनिख में जर्मनी की प्राचीन परंपरा के हिसाब से किया गया, लेकिन बाइडेन की खुशी में खलल डाल दिया कीव पर बरसी पुतिन की मिसाइल ने। G7 की बैठक में इस वक्त यूक्रेन पर किया गया हमला चर्चा का सबसे अहम मामला है। पुतिन के कुछ खास दुश्मन भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और इसीलिए पुतिन ने कीव पर अटैक करके अग्रेशन दिखाया है और सबको यह संदेश दिया है कि चाहे दुनिया के बड़े से बड़े देश कितनी ही मीटिंग्स कर ले, पुतिन को रोक पाना इम्पॉसिबल है। अब इन तस्वीरों को देखिए जब कीव से जेलेंस्की की आर्मी ने रूस को पीछे धकेल दिया था, जब पुतिन के खिलाफत करने वाले नेता कीव के दौरे पर आए थे। इन्हीं में से एक नाम है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का। फ्रांस के राष्ट्रपति भी कीव में जेलेंस्की से मिलने आए थे, लेकिन जब फ्रांस के राष्ट्रपति G7 समिट के लिए जर्मनी के म्यूनिख शहर में हैं, उस वक्त पुतिन ने कीव पर 45 मिसाइल अटैक करके दुनिया को दहला दिया और फ्रांस को भी ये संदेश दिया कि वो यूरोपियन यूनियन के दबाव में बिल्कुल भी नहीं है। पुतिन के मिसाइलों और रॉकेट हमलों का संदेश यही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन वो पहले नेता थे जिन्होंने कीव में जाकर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। अब कीव पर हमला करके पुतिन ने बोरिस जॉनसन को भी जवाब दे दिया है। G7 में यूरोपियन यूनियन के देश भी शामिल हो रहे हैं। पुतिन ने यूरोप के हर बड़े शहर को यह जवाब दे दिया है कि उनकी वॉर मशीन अभी तक थकी नहीं है। कीव पर 45 मिसाइलों के हमले ने जेलेंस्की को हैरान और परेशान कर दिया है। От вже в понеділок братиму участь в саміті Групи Семи. На тижні відбудеться і саміт НАТО. 45 ракет за половину доби і якраз напередодні таких зустрічей. Все зрозуміло. Ще одне підтвердження саме нашої позиції. Це підтвердження, що санкційних пакетів проти Росії недостатньо. Збройної допомоги для України треба більше. І що системи протиповітряної оборони, сучасні системи, які є у наших партнерів, мають бути не на полігонах або на зберіганні, а в Україні, де вони зараз і потрібні. Потрібні більше. Більше, ніж будь-якому іншому. आगे आपको बताएंगे कि कैसे पुतिन ने अपनी पावर से यूरोप के बड़े बड़े लीडर्स को दबाव में ला दिया है। लेकिन पहले बात करेंगे उस हाइमर्स मिसाइल की जिसकी ताकत पर जेलेंस्की इतरा रहे हैं। हाइमर्स अमेरिका का बनाया एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। पहले आप इसकी ताकत देखिए, फिर आपको बताएंगे जेलेंस्की ने कौन सी स्पेशल फुटेज रिलीज करवाई है। अब ये वीडियो देखिए जो 25 जून को शूट किया गया है। ये यूक्रेन की ही एक जगह है, लेकिन लोकेशन को गुप्त रखा गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि रूस की आर्मी पर निशाना लगाने के लिए यूक्रेन की फौजी हाइमर्स की यूनिट में बैठे हुए हैं और इस यूनिट को एक सीक्रेट लोकेशन पर सूरज ढलने के बाद ले जाया जा रहा है। रात के ही अंधेरे में यूक्रेन की आर्मी ने इस हाइमर्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को इंस्टॉल कर दिया और फिर शुरू हुए रूस के ठिकानों पर रॉकेट हमले। अमेरिका ने हाइमर्स में लगने वाले रॉकेट मीडियम रेंज के दिए हैं। बाइडेन जेलेंस्की को 300 या 500 किलोमीटर तक मार करने वाले रॉकेट नहीं दे रहे, बल्कि वो हाइमर्स के वो रॉकेट देने पर राजी हुए हैं जो 70 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। ये ऐसे रॉकेट से लैस हैं जिसके मीडियम रेंज वर्जन से भी अगर यूक्रेन लैस होता है तो रूस को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पुतिन ने एक इंटरव्यू में जवाब दिया है जिसमें उनका एक एक शब्द नेटो को वार्निंग दे रहा है। हाइमर्स रॉकेट से रूस को कितना बड़ा खतरा होगा, इसे लेकर जब पुतिन से सवाल पूछा गया तो देखिए क्या जवाब मिला।
Применяются с самого начала. Но применяются они эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО. У нас есть. Буки, Торы, панцири. Работают в высшей степени эффективно. इसे आप पुतिन की वार्निंग नंबर 1 कह सकते हैं, जो वाकई बहुत खतरनाक नजर आती है। पुतिन बहुत साफ साफ वार्निंग दे रही है कि जवाब में वो ऐसे ठिकानों को तबाह करेंगे जिसका अभी तक उन्होंने टारगेट नहीं किया है। पुतिन के पास हाइमर्स रॉकेट की एक एक बारीक जानकारी है और वो जानते हैं कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को यह सिस्टम दिया तो इससे उनकी फौज को क्या खतरा हो सकता है। То, что мы видим, слышим, знаем, здесь это ничего не имеет общего с доверием к украинскому режиму или с недоверием. Это зависит от того, какие ракеты американцы поставят. Вот то, что мы сегодня слышим, и как бы то, что мы понимаем, это ракеты, как раз, которые на 45-70 километров, в зависимости от типа ракет, летят. Значит, ну то же самое было с теми градами, ураганами, смерчами, о которых я сказал. Там тоже дальность 40-70 километров. Ничего нового нет. पुतिन किस तरह वॉर मोड में है, आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि पुतिन ने अपने एक और जनरल को बर्खास्त कर दिया है। पुतिन के इस जनरल का नाम एलेक्सांद्र दार्निको है। नोट करने वाली बात यह है कि दार्निको पर डॉनबास को फतह करने का जिम्मा था और पूर्वी यूक्रेन में लगातार रूस की स्थिति मजबूत हो रही है। मारियुपोल पुतिन के नियंत्रण में है। ओदेसा रूसी मिसाइलों की दहशत में है। सेवरोदोनेत्स्क पर रूसी आर्मी का कब्जा बस होने ही वाला है। इसके बावजूद भी पुतिन दार्निको से नाराज है। पुतिन ने जनरल अलेक्सांद्र दार्निको को डॉनबास पर कब्जा करने का टारगेट दिया था। पुतिन ने दार्निको को 10 जून तक टारगेट पूरा करने को कहा था, लेकिन दार्निको 10 जून तक पूरे डॉनबास रीजन को कंट्रोल नहीं कर पाए। इसलिए पुतिन ने दार्निको को बर्खास्त कर दिया है। दार्निको पुतिन के ऐसे खूंखार जनरल हैं जो सीरिया में अपनी क्रूरता और बेरहमी के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात हैं। जब दार्निको को डॉनबास का जिम्मा दिया गया था, तब कैसी इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी, जरा देखिए। एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने लिखा था, पुतिन कॉल्स इन द बुचर ऑफ सीरिया। पुतिन ने सीरिया के बुचर को बुलाया, यानी पुतिन का वो जनरल जो सीरिया के अंदर अपनी बेरहमी के लिए कुख्यात है। पुतिन को अपने इस जनरल पर बहुत भरोसा था। सीरिया और कजाकिस्तान की लड़ाई में दार्निकोव पुतिन के भरोसे पर खरे भी उतरे थे, लेकिन यूक्रेन में दार्निकोव भी पुतिन की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके। कुल मिलाकर पुतिन पूरे यूरोप और एशिया में लगातार अपनी उपस्थिति को मजबूत करते जा रहे हैं। यूरोप का कोई भी लीडर सीधे रूस से टकराना नहीं चाहता है। एस्टोनिया की पीएम काया कैलस तो पहले ही इस बात के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति पर निशाना साध चुकी हैं कि इमैनुअल मैक्रो बार-बार पुतिन को फोन क्यों करते हैं। मैक्रो सीधे रूस से टकराना नहीं चाहते हैं, ये बात साफ हो चुकी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने देश की अंदरूनी कलह में ज्यादा उलझे हुए हैं। जर्मनी और इटली के शासनाध्यक्ष भी पुतिन पर कोई खास दबाव बनाने में विफल हुए हैं। अगर देखा जाए तो यूरोप में पुतिन का दबदबा साफ नजर आता है। ऐसे में एकमात्र काया कैलस ही है जो पुतिन को सीधा जवाब दे रही है। I still think that the effect should be felt by the Russian population as well, because if you look, the support for Putin is very high, and also not even Putin, but also for the war crimes. They are inciting genocide, and the soldiers are following this. They are bragging about this to their wives and to their mothers. And if the wives and mothers say that this is okay, what you're doing there, I mean, this is also the war that the Russia and Russian people are holding up in Ukraine. यही नहीं, अब एक और खुलासे ने यूरोप में हड़कंप मचा दिया है। खबर ये है कि यूक्रेन पर हमला करने से 3 दिन पहले यानी 20 फरवरी को पुतिन और इमैनुअल मैक्रो के बीच एक सीक्रेट बातचीत फोन पर हुई थी। क्या इस बातचीत में ही कोई आपसी समझौता हो गया था? क्या पुतिन ने युद्ध शुरू करने से पहले इमैनुअल को भरोसे में लिया था? इन सवालों ने दुनिया के कई बड़े एक्सपर्ट्स को परेशान कर दिया है। पुतिन लगातार जेलेंस्की को अपने कूटनीतिक चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं।
रूस ने अपने मित्र देश बेलारूस को इस्कंदर मिसाइल सिस्टम देने का फैसला किया है। बेलारूस के यूक्रेन से अच्छे रिश्ते नहीं हैं और इसका फायदा अब पुतिन उठा रहे हैं। В ближайших нескольких месяцах передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, также и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении. आज के हालातों में ये बात बिल्कुल साफ कही जा सकती है कि पूरी दुनिया मिलकर भी पुतिन को नहीं रोक पा रही है।